जैसे यूरोप पूरा प्रायद्वीप है, लेकिन यूरोप से एक ये लैंड मास यहाँ पर प्रोट्रूड कर रहा है, निकला हुआ है, तो ये भी एक प्रायद्वीप है। कुछ ये एक हिस्सा यहाँ पर तिकोना निकला हुआ है, ये भी एक प्रायद्वीप है। यहाँ पर एक हिस्सा निकला हुआ है, ये भी एक प्रायद्वीप है। इसी आइबेरियन पेनिनसुला के इस ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर एक प्लेट्यू पाया जाता है, एक पठार पाया जाता है जिसको हम मसेटा का पठार कहते हैं। ये हमें एक और खाड़ी यहाँ पर मिल जाती है। ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बे ऑफ बिस्के। ये बे ऑफ बिस्के है। बे ऑफ बिस्के के सराउंड करने वाले देशों को अगर देखा जाए तो बे ऑफ बिस्के को एक तरफ स्पेन है और बे ऑफ बिस्के के दूसरी तरफ फ्रांस है। नमस्कार, यूपी पीसीएस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। मैपिंग को समझते हुए यूरोप को हम लोग दो पार्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक पार्ट में इसको कवर करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यूरोप की अगर बात करें तो ये छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के ठीक पहले ये 6 नंबर पर आता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है। यूरोप बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और इसका एक बड़ा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। देखें अगर तो हमारा ये अगर आप देखें तो ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है, तो पूरा यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है। और ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। इस प्राइम मेरिडियन के पीछे की तरफ वेस्ट हेमिस्फीयर है और इधर की तरफ हमारे पास ये ईस्ट हेमिस्फीयर है। तो यूरोप को अगर देखें तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो यूरोप का है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये वाला हिस्सा यूरोप का जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है और एक छोटा सा पार्ट जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। यहाँ पर यूरोप को देखें तो यूरोप फिजिकली एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। तो यूरोप और एशिया को कंबाइंडली बोला जाता है यूरेशिया, ठीक है, यानी कि यूरोप प्लस एशिया, क्योंकि ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नेचुरल बाउंड्रीज बना दी गई हैं, जिन नेचुरल बाउंड्रीज के द्वारा यूरोप और एशिया का जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसको हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो यूरोप है वो एशिया से अलग होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो यूराल माउंटेन से, यूराल रिवर से, कैस्पियन सी से, कॉकेशस माउंटेन से, ब्लैक सी से और बॉस्फोरस स्ट्रेट से। अगर हम मैप में देखें तो मैप में ये यूरोप है और यूरोप के साथ यहाँ पर ये जो एशिया है वो लगा हुआ है। अगर हम इस फिजिकल बाउंड्री को देखें तो यहाँ पर ये आपका जो है वो यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन बेसिकली रशिया में है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है वो कजाकिस्तान तक आता है और यूराल माउंटेन से एक रिवर निकलती है यहाँ पर जिसका नाम है यूराल रिवर। तो ये यूराल माउंटेन है, यहाँ पर ये यूराल रिवर है, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ यहाँ पर एक कॉकेशस माउंटेन है, ये कॉकेशस माउंटेन है। कॉकेशस माउंटेन के साथ हमारा ये ब्लैक सी है, तो ये ब्लैक सी इसकी बाउंड्री बनाता है। फिर यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक। तो ये बेसिकली हमें इतना हिस्सा इसका एशिया से अलग करता है, तो ये हिस्सा एशिया हो जाता है और ये हिस्सा हमारा यूरोप हो जाता है। यूरोप के ठीक नीचे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है। यूराल माउंटेन, यूराल रिवर,
कैस्पियन सी, कॉकेशस माउंटेन, ब्लैक सी और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इसको अलग करती है एशिया से। वहीं जो मेडिटेरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है और यहाँ पर जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये इसको अलग करती है अफ्रीका से। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर इसको एशिया के साथ कॉम्बिनेशन में बोलते हैं तो इसको हम यूरेशिया बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका भी पूरी तरीके से एशिया से अलग नहीं है। यहाँ पर अफ्रीका जो है वो एशिया से जुड़ा हुआ है। जो सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई पेनिनसुला है, इसके साथ एशिया से इसका लैंड कांटेक्ट हो जाता है, तो ये भी थोड़ा बहुत हमारा इनसे जुड़ा हुआ है। तो जब इन तीनों कॉन्टिनेंट को कंबाइंडली बोलते हैं तो इनको बोला जाता है एफ्रो यूरेशिया, एफ्रो यूरेशिया बोला जाता है। लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की, और यूरोप कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफिकल फीचर्स और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाएंगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो यूरोप का लेके आएंगे उसमें कवर करेंगे। अब क्योंकि यूरोप हायर लैटिट्यूड में है तो यहाँ पर ना तो यूरोप से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ना ही इक्वेटर गुजरता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ग्रेट सर्कल्स हैं जो यहाँ पर गुजरते हैं। ऐसा जो आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल यूरोप से गुजरता है। और आर्कटिक सर्कल यूरोप में किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो आर्कटिक सर्कल गुजरता है यहाँ पर हमारा नॉर्वे से, स्वीडन से, स्वीडन के बाद यहाँ पर हमारा फिनलैंड है, यहाँ पर फिनलैंड से गुजरता है, और ये गुजरता है रशिया से। तो आर्कटिक सर्कल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से गुजरता है। वहीं हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर है वो हमारा, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये प्राइम मेरिडियन गुजरता है यूरोप के कुछ देशों से, जिनमें हमारा पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा देश है फ्रांस और तीसरा देश है स्पेन। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है वो यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से और स्पेन से गुजरता है। यहाँ पर आप देखें ये प्राइम मेरिडियन है, ये यूके से गुजर रहा है, यहाँ पर ये फ्रांस है और ये स्पेन है। तो इन देशों से होकर ये गुजरता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोप है वो अलग होता है एशिया से यूराल माउंटेन के द्वारा। उसका जो एक्सटेंशन है वो कजाकिस्तान तक जाता है। यूराल माउंटेन से ही निकलने वाली यूराल रिवर के द्वारा, कैस्पियन सी से, यहाँ पर एक कॉकेशस माउंटेन है, कॉकेशस माउंटेन से, ब्लैक सी से और बॉस्फोरस की स्ट्रेट यहाँ पर है, इसके द्वारा ये अलग होता है। यहाँ अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में 50 सॉवरेन कंट्रीज हैं, 50 संप्रभु देश हैं, 50 संप्रभु देश हैं, जिनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश कौन से होते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश वो देश होते हैं जो देश 2 कॉन्टिनेंट्स में विस्तृत होते हैं, यानी कि उनका एक हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में है और दूसरा हिस्सा किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में है। यूरोप में भी ऐसी कई सारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, जिनमें से सबसे जो बड़ी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है वो है रशिया। ठीक, रशिया को अगर देखा जाए तो रशिया हमारा ये पूरा ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये रशिया यहाँ तक आता है, यहाँ तक हमारा रशिया विस्तारित है। अब रशिया के बीच में यहाँ पर हमारा यूराल माउंटेन है, तो रशिया का कुछ हिस्सा जो यूराल माउंटेन के ईस्ट में है वो एशिया में आ रहा है, और वो हिस्सा जो यूराल माउंटेन के वेस्ट में है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है? वो यूरोप में आ रहा है। यानी कि रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये रशिया की कैपिटल मॉस्को है, और रशिया की कैपिटल मॉस्को यूरोप में पड़ती है। दूसरी चीज़, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, वो भी रशिया में बहती है, लेकिन उसको यूरोप की सबसे लंबी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो यूराल माउंटेन के वेस्ट में बहती है, इसलिए वो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट मानी जाती है। केवल यूरोप ही यहाँ पर केवल रशिया ही यहाँ पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं है। रशिया के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री यहाँ पर है जिसका नाम है तुर्की। इसको अब तुर्की ये कर दिया गया है। तुर्की भी यहाँ पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। अगर हम तुर्की को यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें तो ये जो एरिया है, ये जो जगह है,
यहाँ पर ये ब्लैक सी है यानी कि काला सागर है, यहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा आ जाता है और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में ये एक छोटी सी स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट को हम नाम देते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट यानी कि बॉस्फोरस जल संधि। ये जल संधि जो है इसको हम बॉस्फोरस स्ट्रेट या बॉस्फोरस जल संधि के नाम से जानते हैं। और ये बॉस्फोरस जल संधि जो है ये अलग कर रही है एशिया को यूरोप से। लेकिन इसके दोनों तरफ हमारे पास यहाँ भी तुर्की है और यहाँ भी तुर्की है। और तुर्की का कौन सा शहर यहाँ पर सिचुएटेड है, वो है हमारा इस्तांबुल। तो तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है ये दो कॉन्टिनेंट्स में विस्तारित है। ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि तुर्की है तो एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है ही। तुर्की का एक शहर इस्तांबुल एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल सिटी भी है। तो यहाँ पर दो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हो गई, एक रशिया हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई हमारी तुर्की। और यहाँ पर एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल सिटी भी है जिसका नाम है इस्तांबुल। लेकिन कुछ और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पोर्शन मैंने जूम किया है यहाँ पर जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। तो यहाँ पर ये कॉकेशस पर्वत है। ये कॉकेशस पर्वत भी बेसिकली बाउंड्री क्रिएट करता है एशिया और यूरोप के बीच में। ये कॉकेशस पर्वत है, ये एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप कुछ कंट्रीज़ को देखेंगे जिनका कुछ हिस्सा इस नेचुरल बाउंड्री के उत्तर की तरफ भी है और कुछ हिस्सा इस नेचुरल बाउंड्री के दक्षिण की तरफ भी है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिटी कंट्री जो है वो यहाँ पर जॉर्जिया है। जॉर्जिया को अगर देखा जाए तो जॉर्जिया की सीमा इस तरीके से यहाँ पर फैली हुई है और जॉर्जिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जॉर्जिया का पड़ रहा है कहाँ पर, यूरोप में। तो जॉर्जिया भी बेसिकली क्या हो गई, एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री हो गई। जॉर्जिया के अलावा ये अजरबैजान है, ये अजरबैजान है। इस अजरबैजान का भी ये वाला जो हिस्सा है और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हिस्सा आ रहा है, ये अजरबैजान का हिस्सा भी दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, क्योंकि ये कॉकेशस माउंटेन के साउथ में भी है और कॉकेशस माउंटेन के नॉर्थ में भी है। तो अजरबैजान भी यूरोप की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका कुछ हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा नहीं, एक बड़ा हिस्सा एशिया में है और छोटा सा हिस्सा कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक, तो ये दो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा एक और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री हमारे पास यहाँ पर है। जैसा मैंने बताया था कि जो यूराल रिवर है, ये यूराल रिवर भी बाउंड्री बनाती है एशिया और यूरोप के बीच में। तो अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो रेखा आपको आती हुई दिखाई दे रही है और जो कैस्पियन सी पे जा रही है, ये रेखा बेसिकली यूराल नदी की है। ये देश कजाकिस्तान है। इस कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो इस यूराल रिवर के वेस्ट में है और बाकी हिस्सा जो है इस यूराल रिवर के ईस्ट में है। यानी कि ये वाला हिस्सा कजाकिस्तान का एशिया में है और ये वाला हिस्सा कजाकिस्तान का, क्योंकि यूराल रिवर के वेस्ट में है, तो वो यूरोप में आ गया। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यूरोप और एशिया के बीच में कितनी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हमारी बन जाती हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच में यहाँ पर देखा जाए तो मोटे तौर पर जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं उनमें से पहली है हमारी सबसे बड़ी, जिसका नाम है रशिया। रशिया के बाद आती है तुर्की। तुर्की के अलावा यहाँ पर एक और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, इसका नाम है जॉर्जिया। चौथी है हमारी अजरबैजान और पांचवी है हमारी कजाकिस्तान। ठीक, रशिया और तुर्की, रशिया बेसिकली यूराल माउंटेन और यूराल रिवर की वजह से है। जॉर्जिया और जो अजरबैजान है ये कॉकेशस पर्वत के दोनों तरफ होने की वजह से ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो गई। और जो कजाकिस्तान है ये बेसिकली यूराल रिवर और यूराल माउंटेन, इनकी वजह से ये उसके दोनों तरफ फैली हुई है, इसलिए जो कजाकिस्तान है वो भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री यहाँ पर है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ के बारे में ये जान लेने वाली है कि जो यूरोप है इसको बोला जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। इसके पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें कि प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है। कोई भी ज़मीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है।
से हमारी इंडिया का जो दक्षिण भाग है, ये दक्षिण भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। जो एक तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, उसके दूसरी तरफ अरब सागर और नीचे की तरफ वहाँ हिंद महासागर है। वैसे ही अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप को अगर हम एक रफ बाउंड्री बनाएं तो यूरोप की रफ बाउंड्री एक इस तरीके से हमारी बन के तैयार हो जाती है, जिसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। तो यूरोप अपने आप में क्या है, यूरोप अपने आप में एक पेनिनसुला है, अपने आप में यूरोप एक प्रायद्वीप है। तो यूरोप प्रायद्वीप है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, ये भी समझने वाली बात है। यूरोप खुद तो एक प्रायद्वीप है ही, लेकिन यूरोप में भी अलग अलग जगहों पर कुछ और प्रायद्वीपों का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे यूरोप पूरा प्रायद्वीप है, लेकिन यूरोप से एक ये लैंड मास यहाँ पर प्रोट्रूड कर रहा है, निकला हुआ है, तो ये भी एक प्रायद्वीप है। कुछ ये एक हिस्सा यहाँ पर तिकोना निकला हुआ है, ये भी एक प्रायद्वीप है। यहाँ पर एक हिस्सा निकला हुआ है, ये भी एक प्रायद्वीप है। और एक हिस्सा ये जो है ये भी निकला हुआ है, इसके तीन तरफ पानी है और ये भी एक प्रायद्वीप यहाँ पर निकला हुआ है, प्लस एक प्रायद्वीप हमारा ये निकला हुआ है। तो यूरोप अपने आप में तो प्रायद्वीप है ही, लेकिन इस प्रायद्वीप से भी कई सारे प्रायद्वीप यहाँ पर निकले हुए हैं। जैसे एक ये है हमारा प्रायद्वीप, तो ये कई सारे प्रायद्वीप यूरोप में हैं। तो इन प्रायद्वीपों के नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इन प्रायद्वीपों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, इस प्रायद्वीप से शुरुआत करते हैं। ये जो प्रायद्वीप है, ये जो प्रायद्वीप है, ये कहलाता है आइबेरियन पेनिनसुला। ये क्या है, ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। इस आइबेरियन पेनिनसुला में हमारे बेसिकली दो देश सिचुएटेड हैं। एक देश है हमारा पुर्तगाल और दूसरा देश है हमारा स्पेन, यानी कि यहाँ पर एक पुर्तगाल है और दूसरा देश कौन सा है, स्पेन है। ये दो देश आइबेरियन पेनिनसुला में पाए जाते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला के पश्चिम की तरफ पुर्तगाल है और आइबेरियन पेनिनसुला के उत्तर में और ईस्ट में हमारा स्पेन फैला हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक, इसी आइबेरियन पेनिनसुला के इस ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर एक प्लेट्यू पाया जाता है, एक पठार पाया जाता है जिसको हम मसेटा का पठार कहते हैं। तो मसेटा का पठार कहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये आइबेरियन पेनिनसुला में है। और अगर हम देश की बात करें कि किस देश में है, तो ये कौन सा देश है, ये स्पेन देश है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में दो देश हैं, एक पुर्तगाल है जिसकी कैपिटल लिस्बन है, दूसरा स्पेन है जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। इस आइबेरियन पेनिनसुला में पाए जाते हैं मसेटा का प्लेटू जो कि स्पेन में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा है, अटलांटिक सी है। और यहाँ पर इस खाड़ी को बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। तो भी वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो हम यहाँ पर इन वाटर बॉडीज़ को देखेंगे। फिलहाल हम इसके जो अलग अलग पेनिनसुला हैं वो देख लेते हैं। तो एक पेनिनसुला हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, जिसका नाम है आइबेरिया का पेनिनसुला। ठीक, उसके बाद एक पेनिनसुला हमारे पास ये निकला हुआ है। इस पेनिनसुला को नाम दिया जाता है ब्रिटनी पेनिनसुला। ब्रिटनी पेनिनसुला, ये ब्रिटनी का पेनिनसुला है। ये ब्रिटनी का पेनिनसुला कौन से देश में है, ये फ्रांस में सिचुएटेड है। ब्रिटनी पेनिनसुला फ्रांस में है और ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस में सिचुएटेड है। ये फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग में ब्रिटनी का पेनिनसुला है। और ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और पेनिनसुला यूरोप में हमको निकला हुआ दिखाई देता है। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला, ये जटलैंड पेनिनसुला में मुख्यतः दो देश हमारे हैं। एक देश तो हमारा डेनमार्क हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा पार्ट जो है वो जर्मनी का है। तो जटलैंड पेनिनसुला में मुख्यतः डेनमार्क है और कुछ पार्ट यहाँ पर जर्मनी का भी इसमें विस्तारित है जटलैंड पेनिनसुला में। तो आइबेरिया पेनिनसुला पहला, ब्रिटनी दूसरा और जटलैंड पेनिनसुला तीसरा। एक पेनिनसुला हमारे पास ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला,
स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में अगर देखा जाए तो एक तो हमें नॉर्वे दिखाई पड़ रहा है और दूसरा हमें दिखाई पड़ रहा है स्वीडन और फिनलैंड का भी जो कुछ हिस्सा है, उत्तरी फिनलैंड का जो कुछ हिस्सा है, उत्तरी फिनलैंड का भी कुछ हिस्सा इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आता है। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड का जो कुछ भाग है वो भी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। और आगे चलते हैं तो एक पेनिनसुला हमें ये निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इस पेनिनसुला का नाम है कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप भाग है किसका? रशिया का भाग है, रूस देश का भाग है कोला प्रायद्वीप। नीचे आ जाते हैं तो ब्लैक सी में हमें एक पेनिनसुला निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को नाम देते हैं क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप। और ये क्रीमिया पेनिनसुला बेसिकली एक विवादित क्षेत्र है जिसके लिए विवाद चलता है यूक्रेन में और रशिया में। फिलहाल जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो रशिया के कब्जे में है, ठीक। और आगे अगर हम लोग चलें यहाँ पर तो एक पेनिनसुला हमें ये निकला हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर ग्रीस देश सिचुएटेड है, ठीक है, ग्रीस देश सिचुएटेड है। इस पेनिनसुला को नाम दिया जाता है, ये पेनिनसुला है हमारा जहाँ पर ग्रीस देश सिचुएटेड है, इस पेनिनसुला का नाम है बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप। ये बाल्कन प्रायद्वीप है। और बाल्कन प्रायद्वीप में अगर देखा जाए तो कौन कौन से देश सिचुएटेड हैं? ग्रीस सिचुएटेड है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अल्बानिया सिचुएटेड है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नॉर्थ मैसिडोनिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक, ये बाल्कन पेनिनसुला है। इसमें ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यहाँ पर अल्बानिया है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नॉर्थ मैसिडोनिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया की जो कैपिटल स्कोपजे है, स्कोपजे, SKOPJE, नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है। बुल्गारिया है, बुल्गारिया की कैपिटल हमारे पास सोफिया है। ऐसे ही यहाँ पर कोसोवो है, कोसोवो की कैपिटल होती है प्रिस्टीना, ठीक, कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना। इसी पेनिनसुला में एक और देश है जिसका नाम है सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल सराजेवो है। क्रोएशिया है जिसकी कैपिटल है ज़ग्रेब। और यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर हमारा स्लोवेनिया का भी इसमें आ जाता है, ये वाला हिस्सा स्लोवेनिया का यहाँ पे आ जाता है। स्लोवेनिया की कैपिटल है लुजाबना, ठीक है, लुजाबना इसकी कैपिटल है। ऐसे ही जो मॉन्टेनिग्रो है वो भी इसी बाल्कन पेनिनसुला में पड़ता है और मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल जो है वो पोडगोरिका है, ठीक है। इसके बाद एक और पेनिनसुला यहाँ पर है जिसका नाम है इटालियन पेनिनसुला। तो ये हमारा इटालियन पेनिनसुला है जिसमें इटली देश जो है वो पूरा का पूरा सिचुएटेड है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारे पास कुल कितने पेनिनसुला हो जाते हैं? तो यहाँ पर कुल 8 पेनिनसुला हैं। जो कौन कौन से हैं एक बार हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा पास आइबेरियन पेनिनसुला है, ये ब्रिटानी पेनिनसुला है, ये जटलैंड पेनिनसुला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, कोला पेनिनसुला है, क्रीमियन पेनिनसुला है, ये बाल्कन पेनिनसुला है और ये हमारा इटालियन पेनिनसुला है। तो ये इतने पेनिनसुला यहाँ पर इस जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उस यूरोप कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, लगे हुए हैं यहाँ पर। यूरोप की बाउंड्रीज़ की बात करें अगर तो यूरोप अगर देखा जाए तो यूरोप अपने ईस्ट में, इसके ईस्ट में एशिया है। इसके साउथ में अगर देखा जाए तो साउथ में इसके मेडिटेरेनियन सी है। साथ ही साथ अगर इसके वेस्ट में देखा जाए तो इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जो यूरोप को सराउंड किए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो यूरोप के चारों तरफ पाई जाती हैं। तो हम यूरोप के चारों तरफ पाई जाने वाली इन वाटर बॉडीज़ को भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस जगह से और ये बेसिकली जो जगह है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली एक जलसंधि है जो अलग करती है यूरोप को किसके साथ? अफ्रीका से अलग करती है।
तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और साथ ही साथ ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन को यानी कि अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन सी से यानी कि भूमध्य सागर के साथ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमारे पास की वाटर बॉडीज़ का आ जाता है वो जिब्राल्टर जल संधि है। अब यहाँ पर इसके दोनों तरफ अगर देखा जाए तो अगर देशों की बात करें तो यूरोप साइड में यहाँ पर जो देश है वो है स्पेन और जो अफ्रीका साइड इसका जो देश है वो देश है यहाँ पर मोरक्को। लेकिन फिर भी इसको मैं और जूम करके नीचे आऊँ तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि के दोनों तरफ एक स्टेट पाई जाती है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट पाई जाती है एक यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो जिब्राल्टर स्टेट है, जिब्राल्टर जो ये इलाका है ये बेसिकली इलाका है यूके का। तो इस जिब्राल्टर जल संधि के दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जिब्राल्टर स्टेट है जिस पर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है और इसी जिब्राल्टर स्टेट के नाम पर इस जल संधि का नाम जिब्राल्टर जल संधि डाला गया है, जो अलग करता है एशिया को यूरोप से और जो जोड़ता है अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से। जब हम जिब्राल्टर जल संधि से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास के ठीक बगल में यहाँ पर एक खाड़ी जैसी संरचना है। इस खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ कड़ीज। गल्फ ऑफ कड़ीज, कहीं कहीं इसका नाम गल्फ ऑफ जिब्राल्टर के नाम से भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो सही ऑफिशियल नाम है वो गल्फ ऑफ कड़ीज है। इस गल्फ ऑफ कड़ीज के अगर एक तरफ देखा जाए तो स्पेन है, दूसरी तरफ मोरक्को है और यहाँ पर जो पुर्तगाल की तटरेखा है वो भी इस गल्फ ऑफ कड़ीज से लगी हुई है। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन के साथ जो तटरेखा है वो पुर्तगाल की है और यहाँ पर स्पेन की तटरेखा भी अटलांटिक ओशन से मिलती है। ये हमें एक और खाड़ी यहाँ पर मिल जाती है। ये जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है बे ऑफ बिस्के। ये बे ऑफ बिस्के है। बे ऑफ बिस्के के सराउंड करने वाले देशों को अगर देखा जाए तो बे ऑफ बिस्के को एक तरफ स्पेन है और बे ऑफ बिस्के के दूसरी तरफ फ्रांस है। तो बे ऑफ बिस्के किन दो देशों के बीच में है? तो बे ऑफ बिस्के स्पेन और फ्रांस के बीच में है। किस महासागर का भाग है? तो बे ऑफ बिस्के अटलांटिक महासागर का भाग है। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक वाटर बॉडी मिलती है। ऊपर चलने पर एक वाटर बॉडी मिलती है। इस वाटर बॉडी का नाम है इंग्लिश चैनल। और ये वाटर बॉडी इंग्लिश चैनल जो है वो बेसिकली इसके हम ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम है नॉर्थ सी। तो ये जो वाटर बॉडी है ये वाटर बॉडी नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है यहाँ पर अटलांटिक ओशन से। तो ये एक प्रकार की जल संधि भी है और इस जल संधि का जो नाम है वो है डोवर स्ट्रेट यानी कि डोवर जल संधि। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश चैनल है इंग्लिश चैनल को ही डोवर जल संधि भी कहा जाता है। और ये जो इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि है ये कौन कौन से देशों से सराउंडेड है? तो इसके एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ बेल्जियम है और नीदरलैंड है और दूसरी तरफ यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम सिचुएटेड है और ये अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ती है। और ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो वाटर बॉडी हमारी है ये वाटर बॉडी कहलाती उत्तरी सागर या नॉर्थ सी कहलाती है। इस नॉर्थ सी के एक तरफ यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो नॉर्थ सी बेसिकली सराउंडेड है यूनाइटेड किंगडम से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, डेनमार्क से और नॉर्वे से। बेल्जियम का थोड़ा हिस्सा भी नॉर्थ सी में जुड़ा लगता है और स्वीडन को भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा हिस्सा स्वीडन का भी नॉर्थ सी के साथ टच होता है। और ऊपर अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर डेनमार्क और जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है या अगर हम इसको ऐसे बोलें ये जो जटलैंड पेनिनसुला है और जो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है यहाँ पर एक छोटा सा पतला सा पैसेज आता है अंदर जो अंदर जाके बाल्टिक सी से इसको जोड़ता है। तो ये जो पैसेज है ये जो रास्ता है ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ जोड़ रहा है। यहाँ पर नॉर्थ सी से हम बाल्टिक सी के पास चलेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर एक जल संधि आएगी और इस जगह पर एक जल संधि आएगी। इस जगह पर जो जल संधि उसको हम लोग बोलते हैं
स्कैगरेक बोलते हैं। यहाँ पर जो जल संधि उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगैट। ठीक, यानी कि नॉर्थ सी से आगे बढ़ने पर सबसे पहले नॉर्थ सी है, फिर स्कैगरेक आएगा, फिर कैटेगैट आएगा और उसके बाद बाल्टिक सी आएगा। ठीक है, अब हम स्कैगरेक और कैटेगैट को पार करते हुए आ गए हैं बाल्टिक सी में, यानी कि बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर को अगर देखा जाए तो बाल्टिक सागर जो है वो सराउंडेड है किसके साथ? बाल्टिक सागर सराउंडेड है जर्मनी से, बाल्टिक सागर सराउंडेड है पोलैंड से, बाल्टिक सागर सराउंडेड है लिथुआनिया से, लाटविया से, एस्टोनिया से, फिनलैंड से और स्वीडन से। ये इतने देश बाल्टिक सागर को सराउंड करते हैं। जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन इसको बेसिकली सराउंड करते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी से दो खाड़ियों का निर्माण यहाँ पर होता है। एक खाड़ी या एक गल्फ हमारे पास यहाँ पर बन रही है। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया या बोथनिया की खाड़ी। जो बोथनिया की खाड़ी है ये किन दो देशों के बीच में है? बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी के एक तरफ स्वीडन है और दूसरी तरफ फिनलैंड है। और जो दूसरी खाड़ी है इसका नाम है, ये जो खाड़ी यहाँ पर बनी हुई है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड या फिनलैंड की खाड़ी। अगर हम गल्फ ऑफ फिनलैंड को देखें तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो गल्फ ऑफ फिनलैंड बेसिकली यहाँ पर फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है, लेकिन ये जो हिस्सा है इस हिस्से में जो रशिया है, रशिया भी इसको टच करता है। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड तीन देशों के साथ बाउंड्री बनाती है, फिनलैंड के साथ, एस्टोनिया के साथ और थोड़ा सा हिस्सा रशिया के साथ बाउंड्री यहाँ पर इसका बनाता है। अब ये जो बाल्टिक सी है, इस बाल्टिक सी का जो पूर्वी हिस्सा है, ये बाल्टिक सी है, इस बाल्टिक सी का जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से में यहाँ पर तीन देश हैं जिन देशों का नाम है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को कंबाइंडली बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश कौन से देश हैं? वो देश जो बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित तीन देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये देश बाल्टिक देश या बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। अब इसके बाद ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो कोला पेनिनसुला है, इस कोला पेनिनसुला के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक सागर है, जिस सागर को नाम दिया जाता है बैरेंट सी। तो यहाँ पर बैरेंट सी है। ठीक, अब वापस हम लोग आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में। तो ये हम लोगों ने देख लिया, एक बार मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, इसको जूम आउट करके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर था। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद गल्फ ऑफ कड़ीजा, गल्फ ऑफ कड़ीजा के बाद ये बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के के बाद ये इंग्लिश चैनल, ये नॉर्थ सी, स्कैगरेक, कैटेगैट, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और यहाँ पर बैरेंट सी है। अब नीचे हम लोग मेडिटेरेनियन सी में आ जाते हैं, भूमध्य सागर में चले आते हैं और भूमध्य सागर में हमारे पास कई छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर हैं जिनको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस एरिया में, भूमध्य सागर के एरिया में जूम कर लेता हूँ। ठीक, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को अगर देखा जाए तो प्राचीन जो टेथिस सागर था, जो टेथिस सी था प्राचीन, उसी टेथिस सी का ये अवशेष है भूमध्य सागर। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस भूमध्य सागर में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जब हम लोग अंदर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक समुद्र आता है, इसको बोलते हैं अल्बोरन सी। ये अल्बोरन सी है स्पेन मोरक्को के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पर अल्बोरन सी है। और आगे बढ़ते हैं तो अल्बोरन सी से आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमारे पास एक वाटर बॉडी हमको मिलती है, इसका नाम है बेलियारिक सी। बेलियारिक सी नाम की ये वाटर बॉडी है। ये बेलियारिक सी नाम की जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी बेसिकली स्पेन के तट पर सिचुएटेड है। यानी कि बेलियारिक सी कहाँ पर सिचुएटेड है? स्पेन के तट पर सिचुएटेड है। यहाँ पर हमारे पास कुछ आइलैंड पाए जाते हैं। ये 3 आइलैंड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। इनमें से पहले आइलैंड का नाम है यहाँ पर इबीजा,
दूसरा आइलैंड यहाँ पर जिसका नाम है मलोरका, और तीसरा आइलैंड यहाँ पर है जिसका नाम है मेरोरा या मेजोरा। ठीक है, तो एबिजा, मेलोरका और मेजोरा ये 3 आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊपर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक खाड़ी टाइप की है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन। गल्फ ऑफ लियोन इसको बोला जाता है। ये गल्फ ऑफ लियोन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फ्रांस के तट पर सिचुएटेड है। ये जो देश यहाँ पर है ये फ्रांस है। गल्फ ऑफ लियोन से और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा देश है मोनाको, और आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमारे पास ये एक वाटर बॉडी इसको बोलते हैं टाइरहेनियन सी। टाइरहेनियन सी बोलते हैं। टाइरहेनियन सी बेसिकली किसके बीच में है? ये जो इटालियन पेनिनसुला है यहाँ पर इटली देश है, और ये जो एक आइलैंड है इस आइलैंड का नाम है सार्डिनिया आइलैंड। सार्डिनिया आइलैंड। तो टाइरहेनियन सी इटली और सार्डिनिया आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है। इस टाइरहेनियन आइलैंड के ऊपर यहाँ पर एक और वाटर बॉडी इसका नाम है लिगुरियन सी। लिगुरियन सी, ये लिगुरियन सी के एक तरफ है हमारा इटली, और दूसरी तरफ ये आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है कॉर्सिका आइलैंड। ठीक, तो लिगुरियन सी इटली और कॉर्सिका आइलैंड के बीच में है, और आगे बढ़ने पर टाइरहेनियन सी है जो इटली और सार्डिनिया के बीच में है। टाइरहेनियन इटली और सार्डिनिया के बीच में है। आगे बढ़ते हैं तो ये सिसिली आइलैंड हमको मिलता है जिस पर इटली का अधिकार है, और आगे बढ़ने पर यहाँ पर सिसिली के ठीक नीचे एक माल्टा नाम का आइलैंड है जो कि एक सॉवरेन आइलैंड कंट्री है माल्टा। इसकी जो कैपिटल है वो वलेते है। माल्टा की कैपिटल क्या है? वलेते। ठीक, जो भूमध्य सागर में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक वाटर बॉडी मिलती है इसका नाम है आयोनियन सी। तो ये आयोनियन सागर है जो भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, और आयोनियन सागर के एक तरफ हमारा ग्रीस देश है और दूसरी तरफ हमारा जो है वो इटली देश है। तो आयोनियन सी 2 देशों के बीच में स्थित है, ग्रीस के और इटली में। अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयोनियन सी बेसिकली बाल्कन पेनिनसुला और इटालियन पेनिनसुला के बीच में है। अंदर जाएं तो एक खाड़ी हमारे पास जैसे दिखती है, इस खाड़ी का नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी मोटे तौर पर देखने पे इटालियन पेनिनसुला यानी कि इटली, और दूसरा यहाँ पर कौन सा पेनिनसुला है? बाल्कन पेनिनसुला, उसके बीच में ये एड्रियाटिक सी वाटर बॉडी बनी हुई है। अगर देशों की बात करें तो इसको सराउंड करने वाले देश कौन से हैं? इसके एक तरफ इटली है और इसके पूर्व की तरफ यहाँ पर स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना का थोड़ा सा भाग है, मॉन्टेनिग्रो है, अल्बानिया है और ग्रीस है। तो इसको सराउंड करने वाले देश हैं इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना का थोड़ा सा यहाँ वाला हिस्सा, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। ये एड्रियाटिक सी को कवर करते हैं दोनों तरफ से। और आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं एड्रियाटिक सी से निकलकर वापस आयोनियन सी आ गए। यहाँ पर अगर देखें तो एक आइलैंड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आइलैंड जिसका नाम है क्रेटे आइलैंड। ये जो क्रेटे आइलैंड है इस पर अधिकार है किसका? इस पर ग्रीस का अधिकार है। और आगे चलें तो यहाँ पर हमारा एजियन सी है। एजियन सागर के एक तरफ ग्रीस है और दूसरी तरफ कौन सा देश है? तुर्की ये देश है। तो एजियन सी ग्रीस और तुर्की के बीच में सिचुएटेड है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक आइलैंड हमारे पास पाया जाता है सीरिया के तट से थोड़ा सा दूर, तुर्की के तट से दक्षिण की तरफ और लेबनान के तट से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ, जिसका नाम है साइप्रस। ये भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन आइलैंड कंट्री है साइप्रस। ठीक, वापस ऊपर चलते हैं, एजियन सी में आ जाते हैं। एजियन सी से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट था एजियन सी, और इस एजियन सी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो यहाँ ज़मीन के टुकड़ों को अलग कर रही है। ज़मीन के टुकड़ों को अलग कर रही है, और यहाँ पर फिर से एक छोटा सा वाटर बॉडी है, और फिर से यहाँ पर एक पैसेज बना हुआ है जो इसको एक दूसरे सी से जोड़ रहा है। ये जो सी है बेसिकली, इस सी का नाम है, ये है काला सागर या
ब्लैक सी, और ये भूमध्य सागर का पार्ट है एजियन सी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से होते हुए जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जोड़ रहा है एजियन सी को ब्लैक सी से, और एजियन सी किसका भाग है? एजियन सी भाग है भूमध्य सागर का। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता जोड़ता है भूमध्य सागर को ब्लैक सी से या काले सागर को। और ये एक बहुत बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है रशिया के लिए, ठीक है, क्योंकि रशिया के उत्तर की तरफ जो समुद्र है वो हमेशा जमा हुआ रहता है। तो वो ब्लैक सी का इस्तेमाल करते हुए और इस इन स्टेट्स का इस्तेमाल करते हुए भूमध्य सागर से होते हुए अपना जो व्यापार है, उस व्यापार को सुचारू रूप से चला पाता है, समुद्री व्यापार को। यहाँ पर अगर देखें तो ये जब हम एजियन सी से आगे बढ़ेंगे तो एक जल संधि ये है और एक जल संधि ये है। ये वाली जो जल संधि है इसका नाम है डार्डिनालिस। ये डार्डिनालिस जल संधि है। डार्डिनालिस जल संधि के आगे चलते हैं तो ये जो वाटर बॉडी इसका नाम है सी ऑफ मरमरा, और आगे चल के ये जो जल संधि है, जल संधि का नाम है बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस स्ट्रेट। यानी कि डार्डिनालिस जल संधि एजियन सी से आगे बढ़ेंगे तो वो मरमरा, सी ऑफ मरमरा से जोड़ेगी। सी ऑफ मरमरा से आगे चलेंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो हमको ब्लैक सी के साथ जोड़ देता है। तो इनका क्रम हमको ध्यान रखना है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले एजियन सी आएगा, फिर डार्डिनालिस सी आएगा, फिर सी ऑफ मरमरा आएगा, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगा, और फिर हमारी आ जाएगी ब्लैक सी। तो ये हमारी बेसिकली वाटर बॉडीज़ थी जो यहाँ पर लगी हुई हैं इससे। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ और हमारे सामने बच जाती हैं, जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है, जिस वाटर बॉडी का नाम है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। और एक काला सागर भी बेसिकली इसके एक तरफ एशिया है और इस काला सागर के दूसरी तरफ यूरोप है, ठीक। तो ये जो ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो ब्लैक सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज हैं हमारी, अगर हम लोग देखें नीचे से तो तुर्की या तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया, और यहाँ पर जॉर्जिया। ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज ब्लैक सी को आपस में, मतलब ब्लैक सी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक। कौन कौन सी? तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद हमारा रशिया है, और रशिया के बाद जॉर्जिया है। तो ये कंट्रीज़ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जो कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ब्लैक सी को चारों तरफ से घेरे हैं। यहाँ पर ये जो है, ये हमारे पास क्रीमियन पेनिनसुला है, और क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर यहाँ पर एक और वाटर बॉडी है जो इसी ब्लैक सी का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं सी ऑफ अजोव। ये क्या है? ये सी ऑफ अजोव है, AZOVE, सी ऑफ अजोव है। इसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी यहाँ पर हमारी बच रही है, जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं, और ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है इसका नाम है कैस्पियन सी। ये हमारा कैस्पियन सागर है। इस कैस्पियन सागर को अगर देखें तो कैस्पियन सागर के एक तरफ एशिया है, इसके नीचे भी एशिया है, और इसके इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो है वो यूरोप है। कजाकिस्तान, सॉरी, जो कॉकेशस माउंटेन है इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये यूरोप है। इसको कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं कैस्पियन सी को? तो कैस्पियन सी को जो सराउंड करने वाली कंट्रीज हैं, तो कैस्पियन सी के दक्षिण में हमारा है ईरान, इसके बाद अजरबैजान। अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है वो इसी कैस्पियन सागर के तट पर है। यहाँ पर हमारा ये जो देश है, ये देश है रशिया। रशिया के अलावा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, ये देश यहाँ पर इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं। तो सराउंड करने वाले देश कौन कौन से हैं? ईरान, नंबर 2 अजरबैजान, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 कजाकिस्तान, नंबर 5 है हमारा तुर्कमेनिस्तान। ये कैस्पियन सी को सराउंड करने वाले देश हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के रखना है, ध्यान रखना है। अब ये तो हमारे हो गए
वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ के बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यूरोप के जो माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स के बाद हम लोग देखेंगे यूरोप के रिवर्स को और दूसरे जोग्राफिकल फीचर्स को। उसके बाद यूरोप के हम लोग कवर कर लेंगे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जो मिनरल रिसोर्सेज के जो एरियाज़ हैं उनको कवर कर लेंगे और उसके बाद यूरोप को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माउंटेन्स और रिवर्स कवर करके इस यूरोप को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।